2 नवंबर 1965 की शाम भारत की राजधानी नई दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित तलवार नर्सिंग होम में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने उसका नाम शाहरुख खान रखा। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह बच्चा एक दिन केवल भारतीय सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फिल्म सितारों में से एक बनेगा। आने वाले दशकों में उसे लोग किंग खान, बादशाह ऑफ बॉलीवुड जैसे नामों से पुकारेंगे। लेकिन यह चमकदार सफर किसी शाही परिवार से शुरू नहीं हुआ था। इसके पीछे संघर्ष, व्यक्तिगत दुख, असफलताएं और लगातार आगे बढ़ने का साहस छिपा था। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान का जन्म 1920 के दशक में ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और विभाजन के बाद भारत आ गए। उनकी मां लतीफ फातिमा खान एक शिक्षित परिवार से थीं और बाद में दिल्ली में मजिस्ट्रेट के कार्यालय से जुड़ी रहीं। परिवार आर्थिक रूप से बहुत अमीर नहीं था, लेकिन शिक्षा, अनुशासन और आत्मसम्मान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। शाहरुख का बचपन दिल्ली की सड़कों, स्कूलों और खेल के मैदानों में बीता। वे बचपन से ही अत्यंत ऊर्जावान थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलों में भी गहरी रुचि थी। विशेष रूप से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट उन्हें बेहद पसंद थे। कई शिक्षकों का मानना था कि यदि वे अभिनय में नहीं आते तो शायद खेलों में अपना करियर बनाते। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट कोलंबस स्कूल, नई दिल्ली से प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों तीनों में समान रूप से सक्रिय रहते थे। उन्हें विद्यालय का प्रतिष्ठित सोर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला, जो उस छात्र को दिया जाता है जिसने अकादमिक, खेल और नेतृत्व के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया हो। यह सम्मान बताता था कि वे केवल प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि मेहनती और अनुशासित भी थे। स्कूल के दिनों में ही उन्हें मंच पर अभिनय करने का अवसर मिलने लगा। जब भी कोई नाटक होता, शाहरुख उसमें पूरी ऊर्जा के साथ हिस्सा लेते। वे अक्सर अमिताभ बच्चन की आवाज और अंदाज की नकल करते थे। दोस्तों के बीच उनकी अभिनय क्षमता चर्चा का विषय बन चुकी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। कॉलेज जीवन ने उन्हें अभिनय की दुनिया के और करीब ला दिया। इसी दौरान वे दिल्ली के प्रसिद्ध थिएटर ग्रुप थिएटर एक्शन ग्रुप TAG से जुड़े, जिसका नेतृत्व जाने माने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन करते थे। बैरी जॉन ने शाहरुख की प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान लिया। उनके अनुसार शाहरुख में वह ऊर्जा थी जो मंच पर दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेती थी। थिएटर में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं। कैमरे से पहले दर्शकों के सामने अभिनय करना, संवादों को महसूस करना और किरदार में पूरी तरह उतर जाना। यही प्रशिक्षण आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की मजबूत नींव बना। लेकिन जब जीवन सही दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। 1981 में उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान का कैंसर के कारण निधन हो गया। उस समय शाहरुख केवल 15 वर्ष के थे। पिता की मृत्यु ने परिवार की आर्थिक और भावनात्मक स्थिति दोनों को प्रभावित किया। अचानक जिम्मेदारियां बढ़ गईं। मां ने पूरे परिवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन पिता की कमी हमेशा महसूस होती रही। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद शाहरुख ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वे पढ़ाई भी करते रहे और थिएटर भी। उन्होंने कुछ समय के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अभिनय के बढ़ते अवसरों के कारण कोर्स पूरा नहीं कर सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था गौरी चिब्बर। पहली मुलाकात के समय दोनों किशोर थे। शाहरुख को गौरी से पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन यह प्रेम कहानी आसान नहीं थी। दोनों अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आते थे, परिवारों की अपनी चिंताएं थीं और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित था। फिर भी दोनों ने अपने रिश्ते को बनाए रखा। 1988 शाहरुख के जीवन का पहला बड़ा मोड़ लेकर आया। उन्हें दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी में अभिनय करने का अवसर मिला। इसमें उन्होंने अभिमन्यु राय नामक युवा सैनिक की भूमिका निभाई। उस समय भारत में टीवी मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम था और लाखों लोग हर सप्ताह इस धारावाहिक को देखते थे। फौजी के प्रसारण के बाद पहली बार लोगों ने इस नए अभिनेता पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, संवाद बोलने का अंदाज अलग था और स्क्रीन पर उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। वह पारंपरिक नायक जैसा नहीं दिखता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो दर्शकों को आकर्षित करता था। इसके बाद उन्होंने सर्कस 1989 सहित कई टीवी धारावाहिकों में काम किया
उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह टीवी अभिनेता एक दिन भारतीय फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा, लेकिन जीवन ने एक और गहरा आघात दिया। 1991 में उनकी मां लेटीएफ फातिमा खान का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने शाहरुख खान को मानसिक रूप से झकझोर दिया। बाद में उन्होंने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। यही भावना उन्हें दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का साहस दे गई। 1991 के मध्य में वे मुंबई पहुंचे। जेब में बहुत अधिक पैसा नहीं था। फिल्म उद्योग में कोई बड़ा गॉडफादर नहीं था और न ही कोई स्थापित फिल्मी परिवार उनका सहारा था। उनके पास केवल अभिनय का अनुभव, मेहनत करने का जुनून और अपने माता पिता का सपना था। मुंबई आने के बाद उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हुए। दिलचस्प बात यह थी कि जिन फिल्मों ने बाद में उन्हें सुपरस्टार बनाया वे शुरुआत में उनकी पहली पसंद भी नहीं थीं। कई प्रोजेक्ट बदलते रहे, लेकिन अंततः 25 जून 1992 को उनकी पहली रिलीज फिल्म दीवाना सिनेमाघरों में आई। फिल्म में मुख्य भूमिका पहले से स्थापित अभिनेता ऋषि कपूर निभा रहे थे, जबकि शाहरुख की एंट्री फिल्म के मध्य भाग में होती थी। फिर भी जब दर्शकों ने उन्हें स्क्रीन पर देखा तो उनकी ऊर्जा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दीवाना व्यावसायिक रूप से बड़ी सफलता साबित हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू मिला। यह केवल पुरस्कार नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के लिए एक संकेत था कि एक नया सितारा आ चुका है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें बाकी नए अभिनेताओं से अलग बना दिया। जहां अधिकांश नए कलाकार केवल सकारात्मक और आदर्श नायक की भूमिकाएं चुनते थे, वहीं शाहरुख खान ने जोखिम उठाया। 1993 में आई बाजीगर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो बदला लेने के लिए हत्या तक कर देता है। उस दौर में किसी उभरते अभिनेता के लिए ऐसा नकारात्मक किरदार निभाना बेहद जोखिम भरा माना जाता था, लेकिन यही जोखिम उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बाजीगर न केवल सुपरहिट रही, बल्कि शाहरुख के अभिनय की व्यापक सराहना हुई। इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। उसी वर्ष डर रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने जुनूनी प्रेमी राहुल का किरदार निभाया। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि शाहरुख केवल रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि जटिल और चुनौतीपूर्ण किरदार भी निभा सकते हैं। 1994 में कभी हाँ कभी ना आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन समीक्षकों ने इसे शाहरुख के बेहतरीन अभिनय में से एक माना। इसमें उन्होंने एक साधारण, असफल और भावनात्मक युवक का किरदार निभाया, जिससे दर्शक खुद को जोड़ सके। अब बॉलीवुड को यह समझ आने लगा था कि यह अभिनेता केवल फिल्मों में काम नहीं कर रहा, बल्कि हर भूमिका के साथ अपनी अलग पहचान बना रहा है। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। राज मल्होत्रा के रूप में शाहरुख खान ने रोमांस की परिभाषा बदल दी। फिल्म केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसे भारतीयों के बीच सांस्कृतिक पहचान बन गई। यह फिल्म वर्षों तक सिनेमाघरों में चलती रही और शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हुई। यहीं से उनका करियर एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा, जहां वे सिर्फ सफल अभिनेता नहीं, बल्कि एक वैश्विक सुपरस्टार बनने वाले थे। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की ऐतिहासिक सफलता के बाद शाहरुख खान केवल एक अभिनेता नहीं रहे थे, बल्कि वे करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन चुके थे। राज मल्होत्रा के रूप में उनकी मुस्कान, रोमांस और अभिनय ने हिंदी सिनेमा का नया चेहरा बना दिया। लेकिन जिस समय दुनिया उन्हें पर्दे पर प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मान रही थी, उस समय उनकी वास्तविक प्रेम कहानी पहले ही अपने सबसे कठिन इम्तिहानों से गुजर चुकी थी। शाहरुख और गौरी छिब्बर की पहली मुलाकात 1984 में दिल्ली की एक पार्टी में हुई थी। उस समय शाहरुख लगभग 18 वर्ष के थे और गौरी 14 वर्ष की थी। पहली मुलाकात के बाद शाहरुख ने कई दिनों तक हिम्मत जुटाई और अंततः गौरी से बात की। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। दोनों अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आते थे। उस दौर में अंतरधार्मिक विवाह को लेकर परिवारों की अपनी चिंताएं थीं। कई बार गलतफहमियां भी हुईं। एक समय ऐसा आया जब गौरी कुछ समय के लिए मुंबई चली गईं और शाहरुख बिना किसी निश्चित पते के उन्हें खोजने निकल पड़े। बाद में उन्होंने कई इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए कहा कि उस समय उन्हें केवल इतना पता था कि वे गौरी को खोना नहीं चाहते थे। अंततः दोनों फिर मिले और उनका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो गया। लंबे समय तक चले रिश्ते और परिवारों की सहमति मिलने के बाद 25 अक्टूबर 1991 को दोनों ने विवाह किया।
शादी के समय शाहरुख फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही वर्षों में यही जोड़ी भारतीय मनोरंजन जगत की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिनी जाएगी। शादी के बाद गौरी ने लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी, लेकिन हर कठिन दौर में वे शाहरुख के साथ खड़ी रहीं। जब शाहरुख लगातार शूटिंग करते थे, तब परिवार की अधिकांश जिम्मेदारियां गौरी संभालती थीं। यही संतुलन आगे चलकर उनके निजी जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना। 13 नवंबर 1997 को उनके बड़े बेटे आर्यन खान का जन्म हुआ। इसके बाद 22 मई 2000 को बेटी सुहाना खान का जन्म हुआ। कई वर्षों बाद 27 मई 2013 को सरोगेसी के माध्यम से उनके सबसे छोटे बेटे अबराम खान का जन्म हुआ। शाहरुख ने हमेशा कहा कि परिवार उनके जीवन का सबसे सुरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी दौरान उनका फिल्मी करियर अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। 1997 में दिल तो पागल है रिलीज हुई और एक बार फिर दर्शकों ने उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद कुछ कुछ होता है 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई। राहुल के किरदार ने शाहरुख की लोकप्रियता को नए स्तर पर पहुंचा दिया। फिल्म ने भारत और विदेशों दोनों जगह शानदार सफलता हासिल की। उन्होंने अभिनेत्री जूही चावला और निर्देशक अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नामक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। हालांकि कंपनी की शुरुआती फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। 2002 उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। देवदास रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने देवदास मुखर्जी की भूमिका निभाई। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली और इसे कान फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित किया गया। यह वह समय था जब शाहरुख भारतीय सिनेमा के वैश्विक प्रतिनिधि बनते जा रहे थे, लेकिन सफलता जितनी बड़ी होती गई उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी सामने आने लगी। 2008 में फिल्म ओम शांति ओम की सफलता के बाद शाहरुख और सलमान खान के बीच अभिनेत्री कैटरीना कैफ के जन्मदिन समारोह में विवाद हुआ। दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुई बहस ने मीडिया में महीनों तक सुर्खियां बटोरी। हालांकि बाद के वर्षों में दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने मतभेद खत्म कर दिए और कई मौकों पर साथ दिखाई दिए। इसी वर्ष शाहरुख ने अपने करियर का एक बड़ा व्यावसायिक कदम उठाया। उन्होंने अभिनेत्री जूही चावला और जय मेहता के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी खरीदी, जो इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनी। शुरुआती वर्षों में टीम का प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन बाद में केकेआर ने कई बार आईपीएल खिताब जीतकर खुद को सफल फ्रेंचाइजियों में स्थापित किया। इसके बाद 2009 में रिलीज हुई माय नेम इज खान ने उनके करियर को नया आयाम दिया। फिल्म में उन्होंने एस्पर्जर सिंड्रोम से प्रभावित रिजवान खान की भूमिका निभाई। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट संवाद पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। फिल्म ने सामाजिक संदेश के साथ व्यावसायिक सफलता भी हासिल की, लेकिन इसी दौरान विवादों का सिलसिला भी जारी रहा। 2009 में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए रोके जाने की घटना अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनी। शाहरुख ने बाद में इस अनुभव पर सार्वजनिक रूप से बात की। यह घटना उनके प्रशंसकों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बनी। हालांकि इसमें उनके खिलाफ कोई कानूनी आरोप नहीं था। 2012 में एक और बड़ा विवाद सामने आया। 16 मई 2012 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के बाद शाहरुख खान और सुरक्षा अधिकारियों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें कुछ वर्षों के लिए स्टेडियम में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। शाहरुख ने बाद में कहा कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भावुक हो गए थे। यह विवाद लंबे समय तक मीडिया में छाया रहा। इन घटनाओं के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, बल्कि वे लगातार नई फिल्मों और नए व्यवसायों के जरिए अपनी पहचान मजबूत करते रहे। सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि व्यवसाय में भी शाहरुख की समझ उल्लेखनीय साबित हुई। उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जिसकी स्थापना 2002 में हुई, धीरे धीरे भारत की प्रमुख फिल्म निर्माण और विजुअल इफेक्ट्स कंपनियों में शामिल हो गई। इस कंपनी ने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया और भारतीय फिल्म उद्योग में आधुनिक VFX तकनीक के विकास में भी योगदान दिया। इसके अलावा वे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। विज्ञापन, फिल्में, प्रोडक्शन, आईपीएल टीम और अन्य व्यावसायिक निवेशों ने उनकी आय के कई स्रोत तैयार किए। विभिन्न व्यावसायिक प्रकाशनों की अलग अलग समय की रिपोर्टों के अनुसार शाहरुख कई वर्षों से दुनिया के सबसे धनी फिल्म अभिनेताओं में गिने जाते रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति के बारे में अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं, इसलिए कोई एक आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर उनकी संपत्ति का आकलन फिल्मों, प्रोडक्शन हाउस, विज्ञापनों, आईपीएल फ्रेंचाइजी और अन्य निवेशों को मिलाकर किया जाता है। मुंबई के बांद्रा स्थित
उनका घर मन्नत केवल एक बंगला नहीं, बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए एक प्रतीक बन चुका है। हर साल उनके जन्मदिन पर हजारों प्रशंसक मन्नत के बाहर इकट्ठा होकर उनकी एक झलक का इंतजार करते हैं। दुनिया के कई देशों में शायद ही किसी अभिनेता के घर के बाहर ऐसा दृश्य देखने को मिलता हो। 2000 के दशक के अंत तक शाहरुख खान केवल एक सुपरस्टार नहीं थे, वे एक वैश्विक ब्रांड बन चुके थे। उनकी फिल्मों का इंतजार केवल भारत में नहीं, बल्कि मध्य पूर्व, यूरोप, अमेरिका और एशिया के अनेक देशों में किया जाने लगा था। लेकिन हर करियर में एक ऐसा समय आता है जब सफलता की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। लगातार वर्षों तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले इस अभिनेता के जीवन में भी ऐसा दौर आने वाला था जब कई फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेंगी, आलोचनाएं बढ़ेंगी और लोग पूछने लगेंगे, क्या शाहरुख खान का दौर खत्म हो चुका है? 2010 तक शाहरुख बॉलीवुड के उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां सफलता मानो उनकी पहचान बन चुकी थी। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फिल्में दी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बनाए और करोड़ों दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन फिल्म उद्योग लगातार बदल रहा था। नई पीढ़ी के अभिनेता उभर रहे थे, दर्शकों की पसंद बदल रही थी और डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी थी। यही वह समय था जिसने शाहरुख खान के करियर को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। 2011 में रिलीज हुई RA1 उस समय भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जाती थी। शाहरुख ने इस फिल्म को केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि निर्माता के रूप में भी अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल किया था। फिल्म में अत्याधुनिक विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया और इसके प्रचार पर भी भारी खर्च हुआ। रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया, लेकिन जिस स्तर की उम्मीदें बनाई गई थीं, उन्हें पूरी तरह पूरा नहीं कर सकी। आलोचकों की राय भी मिश्रित रही। इसके बावजूद शाहरुख ने रुकना स्वीकार नहीं किया। 2012 में जब तक है जान रिलीज हुई, जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। यह यश चोपड़ा की अंतिम निर्देशित फिल्म साबित हुई। फिल्म सफल रही, लेकिन उद्योग के भीतर यह चर्चा शुरू हो चुकी थी कि रोमांटिक हीरो के रूप में शाहरुख की पारंपरिक छवि को अब नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज हुई। फिल्म ने शानदार व्यावसायिक सफलता हासिल की और उस समय भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। ऐसा लगा कि शाहरुख ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी लोकप्रियता बरकरार है। लेकिन यह राहत अधिक समय तक नहीं रही। 2014 में हैप्पी न्यू ईयर ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु समीक्षकों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही। कई लोगों का मानना था कि फिल्म की सफलता का बड़ा कारण शाहरुख की स्टार पावर थी, न कि कहानी की मजबूती। इसके बाद वह दौर शुरू हुआ जिसे उनके करियर का सबसे कठिन चरण माना जाता है। 17 अप्रैल 2015 को फैन की घोषणा के समय दर्शकों में भारी उत्साह था। फिल्म में शाहरुख ने दोहरी भूमिका निभाई, एक सुपरस्टार और उसका जुनूनी प्रशंसक। अभिनय की दृष्टि से फिल्म को सराहना मिली, लेकिन 15 अप्रैल 2016 को रिलीज होने के बाद ये बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। फिल्म का विषय अलग था, लेकिन व्यावसायिक परिणाम उम्मीद से कमजोर रहे। उसी वर्ष डियर जिंदगी में उन्होंने अपेक्षाकृत छोटा लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाया। फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, परंतु यह पूरी तरह शाहरुख केंद्रित फिल्म नहीं थी। 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई जीरो में उन्होंने एक बौने व्यक्ति का किरदार निभाया। फिल्म में बड़े पैमाने पर विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ और इसे उनके करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिना गया। लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जीरो की असफलता के बाद पहली बार मीडिया और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सवाल उठने लगे। क्या शाहरुख खान का स्टारडम खत्म हो चुका है? क्या नई पीढ़ी के दर्शक उन्हें पहले जैसी लोकप्रियता नहीं दे रहे? क्या रोमांस का बादशाह अब इतिहास बन चुका है? लगातार कई फिल्मों के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने से यह चर्चा और तेज हो गई। लेकिन शायद शाहरुख अपने पूरे करियर में सबसे बड़ा निर्णय लेने वाले थे। जीरो के बाद उन्होंने लगभग 4 वर्षों तक कोई नई फिल्म रिलीज नहीं की। यह उनके करियर का सबसे लंबा ब्रेक था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे जल्दबाजी में फिल्में नहीं करना चाहते, वे सही कहानी का इंतजार करेंगे। इसी दौरान दुनिया कोविड-19 महामारी से गुजरी। फिल्म उद्योग पूरी तरह बदल गया। सिनेमाघर बंद हुए, OTT प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़े और दर्शकों की देखने की आदतें बदल गईं। जब ऐसा लग रहा था कि शाहरुख वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तभी उनके परिवार पर एक बड़ा संकट आ गया। 3 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर मादक पदार्थों से जुड़े मामले की जांच के दौरान उनके बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया।
इसके बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। यह मामला कई सप्ताह तक राष्ट्रीय समाचारों में छाया रहा। पूरे देश की नज़र शाहरुख खान पर थी। उन्होंने इस पूरे दौर में सार्वजनिक रूप से बहुत कम बयान दिए। वे लगातार कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान देते रहे और अपने परिवार के साथ खड़े रहे। अंततः आर्यन खान को जमानत मिली और बाद में जांच एजेंसी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया। यह समय शाहरुख के निजी जीवन का सबसे कठिन दौर माना जाता है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर वही किया जो वे हमेशा करते आए थे। उन्होंने जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से दिया। 25 जनवरी 2023 को 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पठान रिलीज हुई। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद भी हुए। इसके एक गीत बेशारम रांग को लेकर सार्वजनिक बहस छिड़ी। कुछ समूहों ने विरोध भी किया, लेकिन फिल्म सिनेमाघरों में आते ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पठान ने भारत और दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। यह उस समय हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो गई। आलोचकों ने इसे शाहरुख की शानदार वापसी बताया। इसके बाद उन्होंने उसी वर्ष रुकने का फैसला नहीं किया। 7 सितंबर 2023 को जवान रिलीज हुई। एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहरुख ने एक बिल्कुल अलग अंदाज में एक्शन और सामाजिक संदेश का मिश्रण प्रस्तुत किया। फिल्म ने एक के बाद एक कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े और भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। फिर 21 दिसंबर 2023 को डंकी रिलीज हुई। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अवैध प्रवासन जैसे गंभीर विषय को भावनात्मक कहानी के साथ प्रस्तुत किया। फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। एक ही वर्ष में 3 बड़ी फिल्मों के साथ शाहरुख खान ने यह साबित कर दिया कि उन्हें समय से पहले खत्म घोषित करना सबसे बड़ी भूल थी। आज शाहरुख खान केवल फिल्मों में अभिनय नहीं कर रहे हैं, वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के माध्यम से फिल्म निर्माण, विजुअल इफेक्ट्स और नए कलाकारों के साथ भी काम कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स IPL की सफल फ्रेंचाइजियों में गिनी जाती है और उनकी व्यावसायिक गतिविधियां लगातार बढ़ती रही हैं। उनकी बेटी सुहाना खान ने अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया है। बेटा आर्यन खान अभिनय के बजाय लेखन और निर्देशन में रुचि दिखा रहा है। सबसे छोटा बेटा अब्राम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। हर साल 2 नवंबर को उनके जन्मदिन पर मुंबई के मन्नत के बाहर हजारों प्रशंसक इकट्ठा होते हैं। शाहरुख अपनी बालकनी में आकर हाथ हिलाते हैं। यह दृश्य केवल एक अभिनेता के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने 3 दशकों से अधिक समय तक करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनकर अपनी जगह बनाई है। कभी दिल्ली का एक युवा जिसने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था, आज दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले भारतीय चेहरों में शामिल है। लेकिन शाहरुख खान की कहानी केवल रिकॉर्ड, पुरस्कार और कमाई तक सीमित नहीं है। उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? उन्होंने भारतीय सिनेमा और करोड़ों लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव छोड़ा? 2023 की ऐतिहासिक सफलता के बाद एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। शाहरुख खान केवल एक ऐसे अभिनेता नहीं थे जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, बल्कि वे उन बहुत कम कलाकारों में शामिल हो चुके थे जिनका प्रभाव सिनेमा की सीमाओं से कहीं आगे तक पहुंच चुका था। लगभग 3 दशकों से अधिक समय तक लगातार बदलते फिल्म उद्योग में प्रासंगिक बने रहना अपने आप में एक उपलब्धि थी। शाहरुख खान की विरासत केवल उनकी फिल्मों से नहीं बनती। उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्होंने उस धारणा को बदल दिया कि बॉलीवुड में सफल होने के लिए किसी बड़े फिल्मी परिवार से होना आवश्यक है। जब उन्होंने 1991 में दिल्ली छोड़कर मुंबई का रुख किया, तब उनके पास न कोई फिल्मी गॉडफादर था, न कोई स्थापित बैनर उनका इंतजार कर रहा था। उनके पास केवल थिएटर का अनुभव, टेलीविजन पर किया गया शुरुआती काम और अपने अभिनय पर अटूट विश्वास था। आने वाले वर्षों में हजारों युवा कलाकारों ने उनकी कहानी को अपनी प्रेरणा बनाया। भारत के छोटे शहरों और कस्बों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक अनेक लोगों ने यह महसूस किया कि यदि एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बन सकता है तो सपनों की कोई सीमा नहीं होती। शाहरुख खान ने अपने करियर में केवल रोमांटिक नायक की भूमिकाएं ही नहीं निभाई। उन्होंने ऐसे किरदार भी चुने जिन्हें उस समय जोखिम भरा माना जाता था। बाजीगर, डर, चक दे, इंडिया, स्वदेश, माय नेम इज खान, फैन और जवान जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के पात्रों को निभाकर यह साबित किया कि लोकप्रियता और प्रयोग एक साथ चल सकते हैं। उनकी फिल्मों ने भारतीय प्रवासी समुदाय पर भी गहरा प्रभाव डाला। 1990 और 2000 के दशक में विदेशों में बसे लाखों भारतीयों के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं थीं।
वे अपने देश, परिवार और संस्कृति से जुड़ाव का एक माध्यम बन गईं। यही कारण था कि शाहरुख खान की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं रही। यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में भी उनके प्रशंसकों की बड़ी संख्या विकसित हुई। समय के साथ उन्होंने अभिनय के अलावा फिल्म निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने न केवल सफल फिल्मों का निर्माण किया, बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग में आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स तकनीक को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बड़े प्रोजेक्ट्स में इसी कंपनी के तकनीकी कार्य की सराहना की गई। क्रिकेट के क्षेत्र में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनकी भागीदारी ने यह दिखाया कि वे केवल अभिनेता नहीं बल्कि सफल उद्यमी भी हैं। शुरुआती वर्षों की असफलताओं के बावजूद टीम ने आगे चलकर कई बार आईपीएल का खिताब जीता और दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट फ्रेंचाइजियों में अपनी जगह बनाई। शाहरुख खान को भारत सरकार ने 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया। यह सम्मान केवल फिल्मों के लिए नहीं बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके व्यापक योगदान की पहचान थे। फिल्म फेयर सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम दर्ज हैं, लेकिन शायद उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण वह सम्मान है जो उन्हें उनके दर्शकों से मिला। कई पीढ़ियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग दौर में उनकी फिल्मों के साथ यादें बनाई हैं। किसी के लिए वे राज मल्होत्रा हैं, किसी के लिए कबीर खान, किसी के लिए रिजवान खान, तो किसी के लिए विक्रम राठौर या आज़ाद। उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ये रही कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने बार बार खुद को नए दौर के अनुसार ढालने की कोशिश की। जब रोमांटिक फिल्मों का दौर बदला तो उन्होंने सामाजिक विषयों, एक्शन फिल्मों और नए तरह के किरदारों की ओर कदम बढ़ाया। हर प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने प्रयोग करना कभी बंद नहीं किया। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि असफलता किसी महान करियर का अंत नहीं होती। फैन, जब हैरी मेट सेजल और जीरो जैसी फिल्मों के बाद जब कई लोगों ने मान लिया था कि उनका समय समाप्त हो चुका है, तब उन्होंने 4 वर्षों तक धैर्य रखा, अपने काम का पुनर्मूल्यांकन किया और फिर पठान, जावन और डुनकी के साथ ऐसी वापसी की जिसने भारतीय फिल्म इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। शाहरुख खान अक्सर कहते हैं कि वे अपने माता पिता से किया हुआ वादा निभाने की कोशिश करते रहे हैं। उनके माता पिता आज उनकी सफलता देखने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कई बार स्वीकार किया है कि जीवन के हर बड़े फैसले में उन्हें अपने माता पिता की याद आती है। शायद यही वजह है कि करोड़ों लोगों के बीच रहने वाला यह सुपरस्टार आज भी अपने निजी जीवन में परिवार को सबसे अधिक महत्व देता है। दिल्ली की गलियों में खेलने वाला एक लड़का जिसने किशोरावस्था में अपने पिता को खो दिया, फिर कुछ वर्षों बाद अपनी मां को भी अलविदा कहा, जिसने बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के मुंबई की अनिश्चित दुनिया में कदम रखा, वही लड़का आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा बन गया। ये कहानी केवल शाहरुख खान की नहीं है, ये कहानी उस विश्वास की है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इंसान अपने सपनों को छोड़ने से इनकार कर दे तो इतिहास बदल सकता है। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है, हर मुस्कान के पीछे अनगिनत कठिन दिन होते हैं और हर महान कहानी हमें यही याद दिलाती है कि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग वे नहीं होते जिन्हें रास्ता आसान मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो कठिन रास्ते पर भी चलना नहीं छोड़ते। शायद यही कारण है कि आज भी जब लाखों लोग मन्नत के बाहर केवल एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, तो वे केवल एक अभिनेता का इंतजार नहीं कर रहे होते, वे उस सफर का सम्मान कर रहे होते हैं जिसने यह साबित किया कि सपने, मेहनत और धैर्य मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपको शाहरुख खान की यह प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बायोग्राफी आप किस महान शख्सियत की देखना चाहते हैं। ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।